नमस्कार, विभाग बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। तीसरे मोर्चे की फितरत रही है बनना और बिखरना। राजनीतिक मजबूरियां तो नेताओं को करीब लाती हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर टकराती रहती हैं। एक बार फिर से तीसरे मोर्चे के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर तीसरे मोर्चे की सियासत क्या है, इसका वजूद क्या है, कैसे बनेगा, इसका विजन क्या होगा। विभाग बहस में बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। तो तीसरे मोर्चे की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। इसी सिलसिले में लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और एआईएडीएमके समेत 14 दलों की बैठक में फैसला किया जाएगा। लेकिन तीसरे मोर्चे के गठन के पीछे की सियासत क्या है, आइए देखिए पहले ये रिपोर्ट, बातचीत करेंगे। तीसरे मोर्चे की सियासत। कांग्रेस और बीजेपी सावधान। फिर खड़ा होगा तीसरा मोर्चा। क्या तीसरे मोर्चे का आगाज पड़ेगा भारी? क्या यूपीए और एनडीए को चुनौती दे पाएगा तीसरा मोर्चा? आम चुनाव के आते आते राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले खड़ा होगा तीसरा मोर्चा। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस और बीजेपी पहले से ही त्रिकोणीय राजनीति का सामना कर रही हैं, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टियों ने फिर से तीसरा मोर्चा खड़ा करने का फैसला किया है। कांग्रेस और बीजेपी से दोनों की आर्थिक सामाजिक नीतियां एक तरह की हैं और लोग परेशान है, विकल्प की तलाश में है। तो हम लोग कोशिश में है कि उसको एक आकार दिया जाए। हो सकता है कि तुरंत उसको रिजल्ट नहीं मिले। तो तीसरे मोर्चे में खड़े होने वाली पार्टियों का तो यही कहना है कि जनता कांग्रेस और बीजेपी से पस्त हो चुकी है। जनता विकल्प चाहती है। तो क्या तीसरा मोर्चा जनता को विकल्प दे पाएगा? वहीं अभी तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जयललिता के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक के बीच समझौते ने तीसरे मोर्चे की संभावना को और भी बढ़ा दिया है। इस बैठक के दौरान कई बिल अभी पास न होने को लेकर भी कई मुद्दों को उठाया गया। देखिए, उसके साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण है, जो जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बहुत सारे जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करना चाहिए। दरअसल दिल्ली में 11 गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, अन्ना द्रमुक, बीजू जनता दल सेक्युलर, झारखंड विकास मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और असम गण परिषद के नेता शामिल हुए। बहरहाल इस बैठक में फौरी तौर पर केंद्र सरकार के उन फैसलों का विरोध किया गया जो चुनाव से ठीक पहले जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन इस बैठक का सबसे अहम उद्देश्य तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को तलाशना और उस दिशा में सहमति बनाना रहा। फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि तीसरा मोर्चा कितनी जल्दी बन पाएगा और क्या सही मायने में जनता को मिलने जा रहा है विकल्प। मनु लखोत्रा के साथ मयंक, चैनल वन न्यूज। जी, और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता मयंक ने बातचीत की निर्दलीय सांसद अकीब हसन से। एंटी कम्युनल बिल को लेकर बीजेपी ने हंगामा कर दिया है। वो बिल लगभग ठंडे रास्ते में चला गया है। हमारे साथ मोहम्मद अदीब जी हैं। सर, बीजेपी ने साफ क्लियर कर दिया, आज के हंगामे से भी आपको लग गया है कि एंटी कम्युनल बिल जो है खासतौर पर बीजेपी जो है वो पास नहीं होने देगी। बिल्कुल सही बात है। आज उनका जो मेरे सवाल के जवाब में आज लेटर भी उनका आया था गवर्नमेंट का कि हम इसको बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख ये हुआ कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि इसमें ज्यादातर पार्टियां बीजेपी के सपोर्ट में खड़ी थी और सरप्राइजिंगली मुलायम सिंह की पार्टी भी थी और अन्ना डीएमके थी। इन लोगों ने बिल्कुल इररिलेवेंट और बिल्कुल गलत किस्म का
ऑपरेशन लगाया कि हम स्टेट गवर्नमेंट को। जी, तो चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू होती है, लेकिन इसको लेकर के हमेशा स्थिति जो रही है वो गोलमाल रही है। इसी पूरे मसले पर जेडीयू नेता अली अनवर का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं, बातचीत करेंगे। जेडीयू नेता अली अनवर जी हमारे साथ हैं। सर, आज थर्ड फ्रंट क्या खुलकर सामने आने वाला है? सीधा एक सवाल है, क्या वाकई में खुलकर एकदम सामने आ रहा है ओपनली कि थर्ड फ्रंट है ये पार्टियां हैं? देखिए, अभी कोई आइडिया कंसीव हो गया है, नामकरण नहीं है और उसको अभी समय लगेगा ना। जब एक औरत भी एक कंसीव करती है तो उसमें 9 महीने का समय लगता है, उसमें कई तरह के दुर्घटना से बचाना पड़ता है, तो वो चीज है। लेकिन इसकी जरूरत है, देश को लोग आज ही आ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी से, दोनों की आर्थिक सामाजिक नीतियां एक तरह की हैं और लोग परेशान है, विकल्प की तलाश में है। तो हम लोग कोशिश में है कि उसको एक आकार दिया जाए। हो सकता है कि तुरंत उसको रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन आगे चल करके इसका रिजल्ट आए। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये अंतिम सत्र है ज्यादा से ज्यादा बिल पास कराने, तो आप लोगों की तरफ से पहले भी कहा गया था कि वो बिल जिसका शॉर्ट टर्म में जनता को फायदा नहीं होने वाला होगा उसको हम पास नहीं कराने देंगे। तो क्या इस तरीके की चीजें, कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है या पर्टिकुलर किसी बिल को लेकर इंपॉर्टेंस भी तय की जाएगी? देखिए, ये फेयरवेल सेशन है ना, ये चल चलाओ का बेला है। इसमें लोग मिलते हैं, गले से गले मिलेंगे, गिला शिकवा शिकायत दूर करेंगे। पता नहीं अगले समय में मुलाकात हो या न हो, तो ये तो इसमें अगर पोस्चरिंग होगी और कोई राजनीतिक फायदे की रोटी सेकी जाएगी तो उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। इसमें वोट एंड अकाउंट है, हम लोग दे देंगे, फिर बैक साल जाए। ठीक। तो आज की जो खासतौर पर बैठक है थर्ड फ्रंट की, कहा जा रहा था कि आज खुलकर सामने आएगा, लेकिन अभी तक ऐसी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं नेताओं के जो बयान है उसमें एक बार साफ कर दिए कि थर्ड फ्रंट अपनी राह पर चल पड़ा है। मैं दिल्ली से कैमरा सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल वन। जी, तो थर्ड फ्रंट की क्या राजनीति होगी, क्या वजूद होगा, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है स्टूडियो में। बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज संदीप दुबे जी हैं, आम आदमी पार्टी नेता। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। साथ ही राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप। और कमलकांत गौरी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बातचीत करने के लिए हैं। कमलकांत जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। ये सुगबुगाहट जो है क्या संकेत दे रही है, कितना वजूद इसका नजर आ रहा है आपको? देखिए, हर चुनाव से पहले ये सुगबुगाहट होती है। तीसरा मोर्चा एक अजीब किस्म का ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जिस्ट भी करता है और जो एग्जिस्ट नहीं भी करता है। जी, एग्जिस्ट किस लिए करता है? क्योंकि तीसरे मोर्चे की देश में सरकार रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि उसको सिरे से नकारा जा सकता है। 1996 में देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, 1997-98 तक जो भी जो पीरियड था नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद उनकी सरकार रही। ये सारी रीजनल पार्टीज का एक समूह है। अगर रीजनल पार्टीज अपने अपने स्टेट में अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं तो वो और कांग्रेस को उस समय मार पड़ती है, जैसे नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय पड़ी, ठीक, या मान लीजिए कांग्रेस की आज 202 सीटें हैं और ये घटकर कहीं 125 पर आ जाती हैं, तो कांग्रेस एक मोरल राइट खो देती है सरकार बना देने का। ठीक है, तो एक ऐसी सरकार का विकल्प ढूंढा जाता है जो बीजेपी जिसमें ना हो। ठीक, और वो थर्ड फ्रंट की सरकार बनती है। आज जो बैठक हुई वो कितना सटीक लग रही है आपको? देखिए, फिर वही मैं ये इसी संदर्भ में कह रहा था, क्या सटीक है? ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये स्थिति होती है, ये ऐसी स्थिति होती है, ये हो भी सकता है। तो आप इसको सिरे से इनकार नहीं कर सकते। मान लीजिए बीजेपी आज जो एक्सपेक्ट कर रही है परफॉर्मेंस कि हम इतना परफॉर्म कर लेंगे और वो ना कर पाए और कांग्रेस को नीचे जाना ही है, तो कौन सी सरकार बनेगी? तो यही सरकार बनेगी। थर्ड फ्रंट के किसी आदमी को प्रॉप अप किया जाएगा और कांग्रेस उसको समर्थन करेगी। कांग्रेस और थर्ड फ्रंट का मिला जुला जो रूप होता है वो 272 के आंकड़े को हमेशा पार करने की स्थिति में रहता है। इसलिए अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो थर्ड फ्रंट का एक चेहरा सामने रखा जाएगा, 1-1.5 साल 2 साल की सरकार बनाई जाएगी और उसको जिस तरह से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से, इसलिए थर्ड फ्रंट की सरकार की एक संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, इनकार नहीं है, लेकिन कहते हैं अतीत अपना सिर उठाता रहता है।
इतिहास में जो कुछ हुआ तीसरे मोर्चे का, तीसरे से पहले भी एक पहला भी मोर्चा बना, एक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति सबसे पहले शुरू हुई देश में, उसके बाद फ्रंट पे फ्रंट बनते गए, लेकिन उनका इतिहास जो रहा है उस पर भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक बिसात नहीं है, ये जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे, उनके हित और उनके उम्मीदों की बातचीत। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी हैं, नेता कांग्रेस। जयवीर जी, क्या लगता है, हालांकि कांग्रेस तो इससे लगातार इनकार करती रही है, कांग्रेस का कहना है कि थर्ड फ्रंट की जो बात है वो थर्ड रेट की राजनीति करने की है और थर्ड रेट पर ले जाने जैसी स्थिति है। जी, मुझे लगता है ये कभी ना पूरी होने वाली उम्मीद है जो हर चुनाव से पहले जरूर जाग जाती है, पर जैसे आपने कहा या तो पूरी नहीं होती या बिखर जाती है, और इतिहास इस बात का गवाह है। 1977 मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर जी, आई.के. गुजराल जी। मुझे लगता है ये एक भ्रम है, उसके मैं 2-3 स्पष्ट कारण, अगर ये चाहे भी तो तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता। क्यों नहीं? पहला कारण, इस तीसरे मोर्चे के अंदर 1, 2 और 3 मोर्चे हैं। इसी तीसरे मोर्चे के अंदर जो कभी ना एक साथ हो सकते हैं, ना उनकी सोच मिलती है। डीएमके एडीएम की लड़ाई है, लेफ्ट की तृणमूल के साथ लड़ाई है, आरजेडी एलजीपी की नीतीश कुमार को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसी मोर्चे के अंदर 2-3 अलग मोर्चे हैं जो कभी एक साथ आएंगे ही नहीं। आप कोई भी अपनी टीवी डिबेट उठा के, जब भी ये मुद्दा उठा है पिछले हफ्ते में, इन्होंने ऐलान किया है, जो ये 14 पार्टीज जो कहती हैं कि हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे नहीं, क्योंकि हर 14 पार्टी का कैंडिडेट पीएम पोस्ट का दावेदार है। जी, ये बहुत अहम है। ये तीसरा इनका कारण है, तीसरा इनका कारण है कि इनका एक ही जो मैसेज है, ये कांग्रेस और बीजेपी से हटके है, ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस एंड बीजेपी। पर कहीं ना कहीं ये सब 14 पार्टियां कभी ना कभी कांग्रेस या बीजेपी का हिस्सा रही जुड़ी रही है। ये बड़ी अजीब विडंबना है राजनीति में। जी जी, मैं जी आखिरी बात कहना चाहूंगा, अगर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, अगर कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, अगर वो तीसरा फ्रंट बन भी जाता है, अगर तीसरा फ्रंट बन भी जाता है, तो उनका क्या ऐलान है कि हम कम्युनलिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे। मुझे लगता है कि मैं आऊंगा, ये दरअसल तीसरे मोर्चे की राजनीति जो है सांप्रदायिकता को लेकर एक तरह से बीजेपी विरोध को लेकर के ज्यादा शुरू की गई। कमलकांत जी, हाँ जल्दी से मैं बात करें। कांग्रेस के प्रवक्ता का एक सवाल था, मैं ये उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से देवगौड़ा की सरकार को आपने समर्थन किया, वो कांग्रेस के समर्थन की सरकार थी, और थर्ड फ्रंट की कोई भी सरकार, जितनी बातें उन्होंने कही सब सही हैं, कोई भी सरकार कांग्रेस के समर्थन के बिना नहीं बन सकती। क्या वो रूल आउट कर सकते हैं कि पोस्ट पोल सिनेरियो में वो कभी थर्ड फ्रंट की सरकार को समर्थन नहीं देंगे, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाए? चलिए, ये क्या आप कोई ऐसा आश्वासन दे सकते हैं लोगों को? जयवीर जी सुन रहे हैं? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी भी है। राघवेंद्र जी, आप तो सबसे अगुवा हैं इस तीसरे मोर्चे के, सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। मुलायम सिंह जी हमेशा इसकी बात करते हैं, क्या कहेंगे? नेताजी, आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो देश को निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे की जरूरत है। जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति हुई, कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से इन 5 सालों में घोटाले पे घोटाले किए, जिस तरीके की इनकी भ्रष्ट राजनीति रही, और बीजेपी का भी वही हाल रहा, जिस तरीके से उन्होंने सांप्रदायिकता देश में जहर घोलने का काम किया, आज तीसरे मोर्चे की प्रासंगिकता बनती है। ये याद चुनाव से पहले ही क्यों आती है आपको? चुनाव से पहले नहीं, इसके पहले भी अभी हमारी मीटिंग दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में सभी सारे लोग, मैं आता ताल कटोरा वाली रैली में, मैं आता आपके पास। तो किससे ऐतराज है आपको? बीजेपी से, कांग्रेस से? सबसे ऐतराज है। तीसरे मोर्चे की जरूरत क्यों है? तीसरे मोर्चे की जरूरत इसलिए है कि देश में जिस तरीके से हम भ्रष्टाचार भी खत्म करना चाहते हैं, और हम ऐसी पार्टी को भी खत्म नहीं आने देना चाहते सत्ता में जो कि देश में माहौल खराब करे। तो कांग्रेस के साथ क्यों माहौल खराब करे? गैर कांग्रेसवाद, गैर बीजेपीवाद, कांग्रेस के साथ आप हैं क्यों? कांग्रेस के साथ हम इसलिए, आला कमान बताते हैं आपको कि क्या जवाब इसका होना चाहिए? आला कमान के साथ बातचीत होती होगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूज रूम में भी दर्शकों को भी, चैनल 1 के दर्शकों को भी बताइए कि आप कांग्रेस के साथ क्यों हैं, जब ये गैर कांग्रेसवाद, गैर बीजेपीवाद की अगर राजनीति है, ये सेकुलर नेताओं की अगर जमात है, ये सांप्रदायिकता के खिलाफ है ये, तो फिर क्यों साथ हैं आप? भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हैं और कांग्रेस के साथ भी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय की स्थिति परिस्थिति इस तरीके की रही कि हमें कांग्रेस का समर्थन करना। किस समय की?
जिस समय सरकार बनी, अभी छोड़ दीजिए, अगर हम अभी छोड़ दीजिए ना, अगर हम बीजेपी नहीं, आपको आपकी जरूरत ही नहीं थी सरकार बनाने की, सरकार ही बन जाती है। सरकार जब बनी आपकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ संदीप जी, आप तो अलग ही मोर्चे के नेता हैं, आम आदमी पार्टी नेता हैं, आपकी क्या राय है, क्या देख रहे हैं? ये तो मुझे लगता है कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये सत्ता के लालची लोग हैं, जो कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। इन्होंने जातिवाद का जहर इस समाज में ऐसे घोल रखा है, और ये भ्रष्ट व्यवस्था के शोषक भी हैं और पोषक भी हैं। इनके यहाँ वंशवाद का बढ़ावा सबसे ज्यादा है, और ये वही लोग हैं जो कहते हैं गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साफ साफ दो मुद्दे हैं। हमारा पहला मुद्दा भ्रष्टाचार, और दूसरा जो भ्रष्टाचार के पोषक हैं, माफिया हैं, वो सब इनके पार्टियों में है। तो ये लोग देश को कोई दिशा नहीं दे सकते। इनका तो एक महत्वाकांक्षा है कि एक पहले से एक ताकत तैयार करो, और हमें लगता है कि ये कांग्रेस की बी या सी टीम होगी और इस तरह की चीजें कर रही है। कांग्रेस की सारे ये चीजें हो रही होंगी और देश को गुमराह करने की ये साजिश है, और इससे जनता निपटेगी। क्योंकि आज जो बड़ा मुद्दा है वो संप्रदायवाद और गैर संप्रदायवाद नहीं है, वो राहुल गांधी या मोदी नहीं है, वो मुद्दा है भ्रष्टाचार, वो मुद्दा है राजनीति का अपराधीकरण। और ये पार्टियां कांग्रेस के साथ क्या इस थर्ड फ्रंट में बराबर की देश को गुमराह करने में क्या अहम है, क्या अहम है थर्ड फ्रंट में? मुद्दे अहम है या फिर नहीं? ये मुद्दों में सत्ता की लालच सबसे बड़ी अहम बात है कि इनके पुत्र पुत्रियां बहुत रिश्तेदार कैसे पार्लियामेंट में जाए, कैसे अगली बार जो सरकार बने उनमें भागीदारी हो, और कैसे जो अस्थिर सरकार भी कोई दे रहा हो। धर्मेंद्र जी, यही उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के जो अभी आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से इनका दिल्ली में चल रहा है भ्रष्टाचार, अभी जो जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के साहब आप तो बोल रहे हैं, आप हमने काम करके दिखाया है, हमने कोई काम नहीं किया। आपने जो बोला वो आप किया, आपने सारा झूठ बोला, आप किया। बिजली के मुद्दे पर आप बोलते हैं, बिजली का मुद्दा क्या किया? मुलायम सिंह के भाई, आपके रिश्तेदार सभी पार्टियों में बैठ के पार्टी चला रहे हैं। कि जहां आम आदमी को सत्ता में कोई भागीदारी न मिले। आम आदमी का मतलब ये